हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी रीडर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो जेई मेन अप्रैल सेशन हो रहा है, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस अभी मेमोरी बेस्ड अभी आ रहे हैं वो क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज द क्वेश्चन जो कि 6 अप्रैल को आपको मॉर्निंग सेशन में हुआ है, यानी कि जो फर्स्ट सेशन है उसके लिए फर्स्ट सेशन का है। लेट्स सी इट इज। सो दीज आर द क्वेश्चन विच, अगर आप देखोगे जो क्वेश्चन हमने कंसेप्ट में पहले रैपिड रिवीजन में किया है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एज इट इज वहां से आया है। आप खुद से ये चीज एनालाइज कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच यू कैन सी, इट इज आस्किंग यू चूज द करेक्ट ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर के केस में ये चीज आप रिवीजन वीडियो में भी देख सकते हैं कि अगर हॉलो स्फीयर है तो इस पे अगर चार्ज क्यू होगा और इसका रेडियस अगर आर है, तो इसका पोटेंशियल अगर क्यू चार्ज हम कंसीडर कर रहे हैं तो जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल वी नो दैट इट इज के क्यू बाय आर। ये सरफेस पे पोटेंशियल हो जाएगा। अगर हम इससे बाहर की बात करते हैं, आउटसाइड कोई पॉइंट लेते हैं, तो उस केस में क्या कंसीडर होगा? उस केस में ये हॉलो स्फीयर एज ए पॉइंट चार्ज कंसीडर हो जाएगा और जो पोटेंशियल हो जाएगा दैट विल बी के क्यू बाय स्मॉल आर। तो इनसाइड में ये कहीं पे भी सेंटर पे हो, चाहे आप इनसाइड में कहीं पे भी आप मूव कर रहे हैं, इट विल बी के क्यू बाय आर। सो ये डी ऑप्शन आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये कांस्टेंट है ग्राफ, और इसके बाद ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इस तरह से ये ग्राफ जो है इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, it is asking you choose the correct graph of resistivity and temperature for semiconductor material। तो जो रेजिस्टिविटी का रिलेशन आप जान रहे होंगे उसी के बेसिस पे क्वेश्चन बनेगा। रेजिस्टिविटी क्या होता है? इट इज मास डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर एंड टॉ। यहाँ पे सारा टर्म आप जान रहे हैं क्या क्या है। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं उससे क्या होगा? टेम्परेचर को बढ़ाने से आपका टॉ डिक्रीज होगा, यानी कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टॉ जो रिलैक्सेशन टाइम है दैट विल डिक्रीज। बट इस केस में क्या होगा कि एन बढ़ जाएगा, एन का वैल्यू बढ़ेगा। तो एन के वैल्यू बढ़ने के कारण से ये डोमिनेट कर जा रहा है टॉ पे। तो ओवरऑल यहाँ पे जो है आपका, जैसे ही हम टॉप डोमिनेट करेगा टॉप पे, तो रो का वैल्यू जो होगा, रो इज द रेजिस्टिविटी दैट विल डिक्रीज ओवर देयर। सो यू कैन सी हियर रेजिस्टिविटी का ये रिलेशन आप जो बेसिक कंसेप्ट है उसमें आप पढ़े होंगे, उसके बेसिस पे इसको सोच सकते थे। तो कौन सा ग्राफ इसमें सुटेबल एप्ट हो रहा है? द ग्राफ विच यू कैन सी रेजिस्टिविटी डिक्रीज एंड द टेम्परेचर इंक्रीज। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर रहा है। दिस ग्राफ इज इन सी। देन द क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो है ये आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पे है। तो इस क्वेश्चन में आप ये चीज देख सकते हैं कि जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके बेसिस पे आपको निकालना है। तो अगर आप सिंगल मास सिस्टम के लिए निकाल लें इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहाँ का जो डिस्टेंस है और जो स्फीयर है उसके बेसिस पे, तो वो चीज आप उसको ट्वाइस कर सकते हैं, बिकॉज हियर द सिमेट्रिकल सिस्टम बोथ साइड वी आर हैविंग टू ब्लॉक्स, स्फेरिकल ब्लॉक्स, और उसका मास आपको दिया हुआ है। तो अगर स्फीयर का हम माने कि स्फीयर से जो एक्सिस पास कर रहा होगा, इसके सेंटर से जो एक्सिस पास कर रहा होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, और उसके बाद ही फिर इस एक्सिस से निकालना है जो कि न्यू एक्सिस है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम फिर हम लोग लगा सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हाट वी कैन फाइंड आउट हियर, इट इज फॉर स्फेरिकल, स्फीयर के जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा होगा इसका हो जाएगा 2f5 and then m r square. This is the moment of inertia for single sphere passing through axis, it is center of mass। और दूसरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर पैरेलल एक्सिस को यूज करेंगे, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो एक्सिस न्यू है उससे वो कितना डिस्टेंस पे है, तो उससे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दिस इज द डिस्टेंस हियर, इट इज 20 सेंटीमीटर वी आर हैविंग। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एम डी स्क्वायर यूज करते हैं। तो दिस इज व्हाट वी डू, एम डी स्क्वायर। ये जो वैल्यू आएगा आपको, इसको अगर हम लोग ट्वाइस कर देंगे तो इससे हमें जो रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मिल जाएगा, रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई होप कि ये आसान सा ही क्वेश्चन था, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि 100 ग्राम इज अटैच्ड विद अ स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड द फोर्स कांस्टेंट 7.5 मीटर।
Now the system is rotated with the constant angular velocity 5 radian. So यहाँ पे आप इस तरह से इमेजिन करिए कि एक स्प्रिंग सिस्टम है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है. दिस इज व्हाट वी आर हैविंग. और इस पॉइंट के अबाउट इसको ओमेगा से जो है ओमेगा से रोटेट कराया जाए. दैट ओमेगा इट इज गिवन टू हियर, it is 5 radian per second, and the spring constant K is given here 7.5 Newton per meter, and the mass mass of the block it is given to you 100 gram. तो इसको अगर इससे रोटेट कराएंगे तो इस केस में आप जानते हैं कि जैसे ही आप रोटेट कराओगे तो देयर विल बी, ये एक सर्कुलर मोशन हो गया और स्प्रिंग है, स्प्रिंग में इलोंगेशन आएगा, तो देयर विल बी टेंशन अराइजेस ड्यू टू द स्प्रिंग इलोंगेशन हियर. सो टेंशन जो है वो जो लगेगा वो बैलेंस होगा स्प्रिंग फोर्स से यहाँ पे. तो टेंशन इसमें कितना लगेगा, टेंशन विल बी K टाइम्स K इंटू एक्स. और अगर हम x को निकाल लेते हैं, x इज व्हाट इट इज कॉल्ड इलोंगेशन हियर, जो सिचुएशन दिया गया है, इस सिचुएशन में अगर आप x को निकाल लेते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना लोगे. टू कैलकुलेट x व्हाट यू नीड टू डू इज, यहाँ पे एक नेचुरल लेंथ है जो मेंशन किया गया है क्वेश्चन में. लेट्स सी इट इज दिस नेचुरल लेंथ इज गिवन टू यू. तो जिस समय इस पे फोर्स लग रहा होगा और इलोंगेशन हो चुका है तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो m ओमेगा स्क्वायर इंटू r, जिस r में ये मूव कर रहा होगा, सर्कुलेट कर रहा होगा, क्योंकि इसको रोटेट कराया जा रहा है. तो मान लेते हैं कि स्प्रिंग का जो इलोंगेशन है x यूनिट हो गया है, जिसके कारण से जो नेचुरल लेंथ और जो x है वो दोनों मिला करके इसका क्या हो जाएगा, लेंथ l प्लस ऑफ x. सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग बाय द टाइम व्हेन इट इज इन एक्सटेंडेड मोड. जिस समय इसका इलोंगेशन हो चुका है उस समय इस पे जो फोर्स लग रहा है वो m ओमेगा स्क्वायर L प्लस एक्स लग रहा है. x क्या है, इलोंगेशन है. अब ये जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स उस समय किसको बैलेंस कर लेगा, तो ये फोर्स उस समय जो टेंशन होगा उस समय यही टेंशन हो जाएगा आपको. So that is the case. You can apply here kx, and on the basis of this kx you can find out what will be the x here. So x will be, it is m omega square lx, उधर लेके जाएंगे तो जो न्यूमरेटर में आएगा वो आ जाएगा m omega square l, and then divided by, यहाँ पे क्योंकि x को कॉमन कर रहे हैं और ये उस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा. So it will be minus k minus of m omega square. This will be, ये x का वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए तो you will get the tension over there. K is given to you and we know the mass omega L, everything we know in this data. So this question also it was easy kind, just calculative nature it was. तो calculation आपको सही से करना होगा to qualify JEE Main. Definitely you must be having that qualifying, that calculation आपका अच्छा होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 45 डिग्री. ये तो आपने पढ़ रखा होगा कि जो प्रोजेक्टाइल है तो प्रोजेक्टाइल के केस में जो है रेंज मैक्सिमम कब होता है, जिस समय हम थीटा जो प्रोजेक्टाइल का रखते हैं वो 45 डिग्री होता है, उस केस में मैक्सिमम रेंज मिलेगा. और मैक्सिमम रेंज कितना होगा, तो मैक्सिमम रेंज जो है ये यू स्क्वायर बाय जी होता है. रेंज का नॉर्मल कंसेप्ट है यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा divided by g. So this could be maximum u square by g when sin theta will be maximum. Sin theta maximum का मतलब है कि थीटा आपका sin 2 theta will be 1 here. तो sin 2 theta वैल्यू 1 अगर हो जाए तो यानी कि यहाँ पे एजर्शन और रीजन दोनों ट्रू है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, मून डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ. तो एक चीज आप देखिए कि मून को एटमॉस्फेयर ने, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है. एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून, तो एस्केप वेलोसिटी जब हम इस किसी भी प्लैनेट का लिखेंगे तो दैट यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ जो कैपिटल जी है और जो मास है और जो रेडियस है, दैट वी नो दैट इट इज 2gm डिवाइडेड बाय r रूट अंडर. तो इसके बेसिस पे अगर हम लोग मून के इसके वेलोसिटी को डिस्टिंग्विश करें तो मास ऑफ मून को यहां से आप चेंज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड द डेंसिटी. तो मास को हम लोग लिखते हैं दिस इज डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम, सो इट इज 4/3 पाई r क्यूब एंड दिस वन. तो यहाँ से एक r कट जाएगा, यानी कि अगर हम एस्केप वेलोसिटी की बात करें तो एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r. और अगर मून और अर्थ को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अर्थ का जो रेडियस है वो मून के कंपैरिजन में काफी बड़ा है. तो जो एस्केप वेलोसिटी मून का होगा अर्थ के रिस्पेक्ट में वो कम हो जाएगा. यहाँ पे क्या है कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ. तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सही है.
जो रीजन यहाँ पे दिया गया है, तो इसका ऑप्शन बोथ एजर्शन एंड रीजन ये करेक्ट हो जाएगा। इस केस में भी बोथ एजर्शन एंड रीजन करेक्ट ए हो जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको दिया हुआ है कि फॉर द बिलो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन of hydrogen atom find out shortest wavelength out of the given transition। तो यहाँ पे आप ट्रांजिशन देख पा रहे हैं कि n इज इक्वल टू 5 to 4 जा रहा है जो A है, दो n इज इक्वल टू 5 to 3 जा रहा है वो B है, n इज इक्वल टू 4 to 3 जा रहा है वो C है, n इज इक्वल टू 4 to 1 जा रहा है वो आपको D है। किस केस में जो है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा? तो जो आपने अगर मॉडर्न का जो हमने एक रैपिड रिवीजन वीडियो बनाया था, अगर आपने उसमें ये चीज देखा होगा तो इट मस्ट बी क्लियर टू यू कि किस केस में जो है मैक्सिमम वेवलेंथ होगा और किस केस में मिनिमम होगा। तो एनर्जी के बेसिस पे हम लोग इसको डिस्टिंग्विश करते हैं, किस केस में मैक्सिमम एनर्जी होगा। जिस केस में मैक्सिमम एनर्जी होगा, एनर्जी जिसमें मैक्सिमम होगा उस केस में आपका वेवलेंथ मिनिमम हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी नो दैट जो फोटोन इमिशन होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले केस में, उस केस में आपको ये पढ़े होंगे कि डेल्टा ई जो होता है, यानी कि जो चेंज इन एनर्जी लेवल होगा, दैट विल बी इट इज जस्ट लाइक एच न्यू फोटोन एनर्जी और यू कैन राइट एच सी बाय लैम्डा। तो जिसका ये एनर्जी ज्यादा होगा, ट्रांजिशन एनर्जी जो होगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए, तो उस केस में लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होगा। तो अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो जो n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 जा रहा है, इस केस में आपका जो है जो एनर्जी होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो जब 4 से 1 वाले केस में हम जाएंगे तो एनर्जी जो है इस केस में मैक्सिमम होगा और इसके कारण से हम बोलेंगे कि वेवलेंथ जो होगा इस वाले केस में मिनिमम हो जाएगा। दिस इज व्हाट यू कैन से द नेक्स्ट। सो इसके लिए कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा? इसमें ऑप्शन जो है डी वाला ऑप्शन जो है वो ट्रू हो जाएगा। ये वाला जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, दो स्प्रिंग लगा हुआ, ये पैरेलल कंडीशन ऑफ स्प्रिंग है जो हमने डिस्कस किया था वीडियो में कि जब स्प्रिंग को सीरीज और पैरेलल में जोड़ेंगे तो के इक्विवेलेंट को लिखने आना चाहिए और उसी के बेसिस पे आप टाइम पीरियड निकालने के लिए सोच पाओगे। तो नॉर्मली वी नो दैट टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट अंडर m बाय के इक्विवेलेंट, और इस वाले केस में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सो इट विल बी k1 प्लस k2। तो सी ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट द 9th क्वेश्चन यू आर हैविंग, this is on the basis of planet and density of Earth. Planet has density same as that of Earth and the mass is twice that of Earth. If weight of the object is W, then the weight of the planet what it will be। तो अगर हम planet Earth की बात करें, उसका मान लेते हैं कि mass M है और radius R है, और जो दूसरा planet है this is what it is Earth and the other planet की अगर हम बात करते हैं तो mass उसके बारे में आपको दिया हुआ है 2m है और जो रेडियस है इसका वो r ही है। दिस इज व्हाट इट इज गिवन। प्लैनेट हैज डेंसिटी सेम एज दैट ऑफ द अर्थ एंड द मास इज ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ। तो डेंसिटी सेम होने से अगर हम इसकी बात करते हैं तो डेंसिटी सेम होने का मतलब है कि आपको मास टाइम्स जो उस डेंसिटी को जब भी हम लोग लिखते हैं तो दिस इज व्हाट मास बाय वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी सेम है तो मास बाय वॉल्यूम रेशियो सेम है, और इसमें ये चीज क्लियर कर दिया है कि मास जो है ट्वाइस दैट अर्थ है। तो दैट मीन्स कि एक केस में मास अगर ट्वाइस हो जाएगा तो उसमें हमें रेडियस को सेम लेना है। दैट इज द थिंग हियर यू नीड टू फाइंड आउट, दैट इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर दैट अदर प्लैनेट का मास 2m और रेडियस r होगा। तो अगर हम m को लिखें तो m को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? लेट्स सी, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, रो into 4/3 pi r cube, दिस इज फॉर द अर्थ, और दूसरे के लिए जो मास है 2m इट इज रो एंड 4/3 पाई, और इसका रेडियस मान लेते हैं r डैश, सॉरी r डैश आई एम राइटिंग हियर, दिस इज r डैश, दिस इज हैविंग मास m। तो दोनों का मास का जिस तरह से रेशियो दिया हुआ है 2m, तो इस m के जगह पे हम लोग इसको ला सकते हैं, नो वी कैन रिलेट दैट r हियर इट इज, सो इट विल बी 2 and then rho and then 4/3 and then pi r cube, this is what rho 4/3 pi r dash and here it will be cube। तो यहाँ से rho 4/3 पार्ट जो है कट जाएगा, पाई कट जाएगा, तो इट विल बी, अगर हम r डैश को लिखना चाहें इसके टर्म में, r के टर्म में, तो r डैश विल बी इट इज 2 to the power 3, here it is 1/3 it is
2 to the power 1/3 times of r. This will be r dash value here. तो r dash जो है ये अदर प्लेनेट का जो है आपका रेडियस है, और मास के बेसिस पे हम लोग इसको, सॉरी, डेंसिटी इक्वल दिया हुआ था, तो डेंसिटी और मास को वॉल्यूम से रिलेट करके हम लोग रेडियस में रिलेशन ले आए. दिस इज व्हाट इट इज. नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू दैट twice that of the earth if the weight of the object is on the earth it is given. तो रेडियस को जैसे ही हम लोग रिलेट किए हैं, रेडियस के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स सी इट इज. So we are having the radius, it is radius relation is 2 to the power 1/3 times of r. तो इन दोनों केस में अगर हमें वेट निकालना होगा तो इट इज 2 mg, तो इसके लिए 2, और जो g का वैल्यू होगा दैट विल बी gm बाय जो रेडियस है इसका उसका स्क्वायर. तो इसके लिए हम लोग ये अदर प्लैनेट के लिए हम वेट निकाल रहे हैं. दिस इज व्हाट इट इज 2 एंड देन इट इज g एंड देन इट विल बी m. तो gm बाय r स्क्वायर. r स्क्वायर के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज व्हाट इट इज 2 to the power 1/3 टाइम्स ऑफ r. तो इसका स्क्वायर लिखिए, तो 2 to the power 1/3 इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, एंड देन r स्क्वायर. दिस इज व्हाट इट इज 2 gm बाय r. और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए 2 to the power 1/3 टाइम्स ऑफ gm बाय r स्क्वायर. r स्क्वायर what it is you can see here. this is इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से आपको ये वेट है किसका, ये gm बाय r स्क्वायर जो है ये अर्थ पे वेट है. gm बाय r स्क्वायर वेट इन द सेंस कि g पे डिपेंड करेगा, g जैसा वेरिएशन होगा. अगर हम वेट कहीं पे भी लिखते हैं किसी भी प्लेनेट पे तो वो m इंटू जी होता है. m इज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. So m is not going to change at any other planet also. So this will be what it is really constant. What you need to focus is only g variation. So here it is 2 mg and here it is mg only. तो यहाँ पे 2 और जो g का वैल्यू है इसको हम लोग रिलेट कर लिए हैं, यहाँ ये आया है. This is what we are having 2 gm by 2 to the power 2/3 times of r square, and this will be 2 to the power 1/3 gm by r square. और इसको अगर हम वेट की तरह यूज करें जो अर्थ पे हो रहा है, तो दिस इज व्हाट वी कैन से इट इज 2 1/3 टाइम्स ऑफ वेट ऑन द अर्थ इट इज. और ये जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज व्हाट द वेट ऑन दैट अदर प्लैनेट, इट इज 2 gm बाय व्हाट इट इज हैविंग द r स्क्वायर, दैट इज इट इज. सो इसको हम लोग w डैश बोलते हैं. तो ऐसा कौन सा ऑप्शन उसमें दिया हुआ है, लेट्स सी. इट इज गिवन टू यू 2 to the power 1/3 times of w, 2 to the power 1/3 times of w. So यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा. तो दिस वाज टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन जो फर्स्ट राउंड में हम बनाएंगे. उसमें जो भी क्वेश्चन होगा वो 2 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही 2 मिनट से ज्यादा हम अगर टाइम दे रहे हैं किसी भी क्वेश्चन में तो ऑफकोर्स वहां पे हम पीछे होते जा रहे हैं. तो जो टाइम का एक मोमेंटम बिल्डअप होना चाहिए आपका एग्जाम राइटिंग में, जेईई मेन में, वो 2 मिनट मैक्सिमम है. अगर 3 मिनट क्रॉस कर रहा है तो वो क्वेश्चन को इमीडिएट छोड़ो, क्योंकि अगर उसको सॉल्व करने आप लग गए तो आप कम से कम 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो है पीछे रह जाओगे. क्योंकि 3 मिनट्स जो वाला क्वेश्चन है उसको हम सेकेंड लिप में करेंगे, सेकेंड लिप में. फर्स्ट लिप मींस यू शुड हैव अ गुड मोमेंटम इन राइटिंग जेईई मेन एग्जाम. मोमेंटम वहां पे बहुत तगड़ा होना चाहिए. मोमेंट इन द सेंस स्पीड, स्ट्राइकिंग रेट. क्वेश्चंस हम वैसे ही चूज करेंगे जो 1 मिनट में बने, 1.5 मिनट में बने, 2 मिनट में बने, 2 मिनट से ज्यादा नहीं हो. और ऐसे क्वेश्चन को ही हम चूज करेंगे, बस हो गया. इससे आपको क्या करना है, वहां पीएचडी थोड़े करना है, वहां सिलेक्शन लेना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि इसमें आपको 1 एक्सिस d/3 ये और द कैपेसिटेंस C1 इज गिवन टू यू 2 माइक्रो, 1 एक्सिस 2d/3. तो दो केस में यहाँ पे कैपेसिटेंस को दिया गया है. एंड दिस काइंड ऑफ कैपेसिटेंस यू कैन सी, एक में डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, एक में एयर है. तो इस टाइप के कैपेसिटेंस में हम लोग किस तरह का बोलते हैं, क्योंकि जो दो एंड के बीच में कैपेसिटर का इक्विवेलेंट निकाला जाएगा, एक एंड इधर है और एक एंड इधर है. तो दिस इज 1 इफ आई एम कंसीडरिंग दिस टू बी C1 एंड दिस टू बी C2. तो ये सीरीज कनेक्शन का डायग्राम आपको दिख रहा होगा.
तो इस केस में सीरीज में जो है आप कैसे निकालेंगे, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस ऑफ 1/c2। और C1 और C2 को हम उसके बेसिस पे रखेंगे कि C1 तो एयर वाला है, तो C1 के लिए, एयर के लिए कैसा लिखा जाएगा, तो इट इज जस्ट इप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। अब इसके लिए D कैसा है, पूरा D है, और x का वैल्यू अगर हम D/3 रखेंगे जिस समय, तो पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, इट इज D/3, तो ये हो जाएगा आपका, दिस विल बी 2D/3, 2D/3। तो यहाँ पे जो इप्सिलॉन नॉट A/D है, यहाँ पे this D will be here, it is 2D/3, so 2D/3, तो 3 को ऊपर रख लेते हैं। This is the capacitance for the air, and then capacitance for this dielectric you have to write here, so this C2 you can write, it is K times, K times कितना है, K का वैल्यू हम लोग फिल कर देंगे, K इप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड, यहाँ पे एरिया में कोई वेरिएबिलिटी नहीं है, दोनों कैपेसिटर का एरिया सेम है, डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डिस्टेंस और एरिया के वेरिएशन से कैपेसिटेंस बदलता है, अगर डायलेक्ट्रिक फिल करेंगे तब भी कैपेसिटेंस बदलेगा। तो यहाँ पे K टाइम्स इप्सिलॉन नॉट A एंड डिवाइडेड बाय D, x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू जो आपको पहले बार में हम ले रहे हैं वो D/3 है, so it will be D/3, 3 will go in numerator, so accordingly C1 and C2 you can find out and you can substitute over there, and that time C equivalent will be 2 microfarad. This is also time consuming question because of the complexity of calculation. Then the second part you can see, when we consider x to be 2D/3, so when I consider x to be 2D/3, by that time आपका air capacitance बदल जाएगा, it will be यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम 2D/3 रखेंगे, अभी पहले वाले केस में क्या रखा था, D/3, तो अकॉर्डिंगली जो एयर कैपेसिटेंस था वो 2D/3 टाइम वाले पार्ट में फिल था, लेकिन अगर x का वैल्यू यानी कि जिसमें डायलेक्ट्रिक फील्ड है वही अगर 2D/3 हो जाएगा तो एयर वाला D/3 होगा, तो यहाँ पे D/3 रखेंगे, और इस तरह से C1 और C2 दोनों ही केस में बदलेंगे, और उसके कारण से C इक्विवेलेंट आपको दूसरे वाले केस में फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो व्हाट वी कैन डू इजीली, दिस क्वेश्चन जो पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वहां से हम C इक्विवेलेंट, एक केस में आपको 2 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, उस वैल्यू के बेसिस पे हम लोग एरिया इप्सिलॉन नॉट D के टर्म्स में C इक्विवेलेंट को निकाल लेंगे, और वहां से हम लोग C का वैल्यू निकालेंगे कि जो इप्सिलॉन नॉट A/D टर्म है इसका वैल्यू एक निकाल लेंगे पहले वाले इंफॉर्मेशन से, और फिर इसी वैल्यू को हम लोग दूसरे वाले इंफॉर्मेशन में यूज करेंगे, क्योंकि हमें एरिया और D तो दिया हुआ नहीं है, बस उसके टर्म में दिया हुआ है, लेकिन एक चीज दे दिया है कि C इक्विवेलेंट पहले वाले टर्म में क्या होगा, ये 2 माइक्रो होगा, उसको यूज करके इप्सिलॉन नॉट A/D को निकाल लेंगे, और इसको यूज करके फिर सेकंड वाले केस में C2 को निकालेंगे। दिस इज व्हाट इट इज, इंटरलिंक्ड क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर हैविंग, in which of the EMF will be induced in which condition EMF will be induced in the loop? Condition 1, a loop is moving with uniform velocity in a uniform magnetic field perpendicular to its plane. तो पहले वाले केस में जो आपको दिया हुआ है कि जिस केस में पहला सिचुएशन 1 2 3 4 ऐसे 4 सिचुएशन दिए, पहले हम लोग पहले सिचुएशन को देखिए कि लूप इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब आप एक रूम में मान लो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और उस रूम में जो है एक लूप मूव कर रहा है, पूरे के पूरे रूम में जब तक वो मूव करेगा फ्लक्स चेंज ही नहीं करेगा, क्योंकि वो रूम में मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया उस होकर के जितना भी जा रहा है, दैट फ्लक्स इज नॉट गेटिंग चेंज। सिचुएशन 1 जो यहाँ पे आपको दिख पा रहा है ये गलत हो गया, इसमें नहीं होगा, क्योंकि जहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और पूरे लूप में वो मूव कर रहा है जो, तो उसमें फ्लक्स नहीं होगा। फिर नेक्स्ट में लूप इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो लूप जो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है यहाँ पे इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो दिस इज व्हाट इट इज, जैसे ही आप नॉन यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि इट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटिंग फ्रेम, इट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट इज मीनिंग एक्सेलरेटिंग फ्रेम। और इस केस में क्या फ्लक्स चेंज होगा, तो फ्लक्स जब भी हम लिखते हैं इस वाले केस में फ्लक्स चेंज होने के लिए हमें एक ही चीज माइंड में रखना है कि मान लेते हैं कोई एरिया है और ये वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स चेंज होने के लिए हमारे पास क्या चेंज होना चाहिए, बी का चेंज होना चाहिए, इंक्रीज या डिक्रीज, एरिया वेक्टर का इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए, या
एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है थीटा, इसमें कोई चेंजेस होना चाहिए, घटना चाहिए या बढ़ना चाहिए, यही 3 कारण है जिससे फ्लक्स को हम चेंज कर सकते हैं। तो इस केस में जो लूप इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो आप पहले वाले केस में यूनिफॉर्म से मूव करा दिए, दूसरे वाले केस में नॉन यूनिफॉर्म से मूव करा दिए। इससे क्या फर्क पड़ गया, इससे उस रूम में क्या उस एरिया होकर के कोई फ्लक्स चेंज हो रहा है? हो ही नहीं रहा है। तो यानी S1 और S2 जो है बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया है, इसमें कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट। वंस द फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट देयर वोंट बी इंड्यूस्ड ईएमएफ। तीसरा, लूप इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में आपने पढ़ रखा है कि लूप को जैसे रोटेट कराया जाएगा, रोटेशन वाले केस में उसका एरिया वेक्टर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से बदलते जाएगा, यानी कि ये थर्ड केस को गवर्न कर रहा है, ये सिचुएशन 3। ओके, देन द फ्लक्स विल चेंज एंड द एरिया ऑफ द लूप इज चेंजिंग इन यूनिफॉर्मिटी, ये सेकंड केस को गवर्न कर रहा है। यानी S3 और S4 वाला कौन सा केस है जिसमें आप इसमें देख पा रहे हैं? तो डी ऑप्शन वी आर हैविंग करेक्ट। पहले और दूसरे वाले केस में ना तो मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर और थीटा कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है, तो हम फ्लक्स कहां से चेंज करा दें? नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट यू आर हैविंग इफ द हाइट ऑफ एंटीना इज इंक्रीज्ड, एक ही कॉन्सेप्ट इसमें पूछा जाता है, एक ही फॉर्मूला इसमें है, दैट डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर, इट इज व्हाट यू कैन से एच। एच से अगर हम रिलेट करेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, डी है ये आपका। एंड यहाँ पे क्या कर रहा है कि फाइंड द परसेंटेज राइज इन रेंज, व्हाट विल बी द परसेंटेज राइज इन रेंज। तो आप हाइट को कितना बढ़ा रहे हो? 21% से, यानी कि जो न्यू हाइट होगा, न्यू रेंज होगा, दिस इज व्हाट इट इज रेंज ऑफ एंटीना। तो डी डैश अगर हम बात करेंगे तो हाइट को बढ़ा रहे हैं अगर 21% से, तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1.21 एच, ये आ जाएगा। तो इसको हम देख करके क्या बोल सकते हैं, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट टू 1.1 एच है, क्योंकि यहाँ रूट लगा हुआ है। तो इस केस में आप देखिए कि ये 1.1 एच है, पहले कितना था? एच था, तो कितना परसेंटेज से इंक्रीज किया? 10% से। तो यहाँ पे आपका 10% जो है वो रिजल्ट हो जाएगा। दिस इज व्हाट, जो अभी न्यू है ये 1.1 एच, और पहले कितना था? एच, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? इट इज 10%। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो एनर्जी डेंसिटी होता है ये हम जानते हैं, दिस इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये कंसेप्ट वीडियो जो रिविजनल रैपिड वाला बताया गया था उसमें आपको मिला होगा कि ये बताया गया है। और ये दूसरा है आपका कि जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, इट इज म्यू नॉट बाय 2 एंड देन बी स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी है। दोनों ही केस में इसको हम लोग बोलते हैं इट इज एनर्जी एंड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसमें क्या अंतर होगा अगर हम मैग्नेटिक एनर्जी ले लें या हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ले लें? क्या उसमें कोई अंतर होगा? क्योंकि अगर एनर्जी डेंसिटी का रेशियो पूछा जाएगा तो इसमें कोई अंतर नहीं होगा, दोनों का दोनों जो है एनर्जी डेंसिटी ही है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही है। तो इट विल बी जस्ट 1:1 रेशियो, देयर वोंट बी एनी चेंज in energy density over there, if it is magnetic field energy density or if it will be electrostatic energy density। जो ये वाला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर 14 देख पा रहे हैं, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ये दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल वायर कैरीज ए करंट ऑफ I and this is magnetic field with the distance as varies with the region। तो सिलिंड्रिकल के केस में हमने एम्पियर्स लॉ में आपको बताया था, ग्राफ भी बताया था, फॉर्मूला भी बताया था रिवीजन वाले चैप्टर में, और आई होप कि वो क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली आ गया है। ऐसा कई सारा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, स्प्रिंग वाले केस में भी हमने देखा है, एनर्जी डेंसिटी को भी हमने डिस्कस किया था। तो मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे रैपिड रिवीजन डिस्कशन से क्वेश्चन आपको मैच हो रहे हैं। अगर आप रैपिड रिवीजन नहीं देखे हैं तो आप उसको इमीडिएट देखिए, हो सकता है कि आप वहां पे सोच पाए न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर, यू कैन इजीली गो थ्रू इट। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे आपको इसमें सिलेंड्रिकल के बारे में आपको बताया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सिलेंडर में अगर करंट हाई जा रहा है तो वो वेरिएशन क्या होगा इंटरनल में और एक्सटर्नल में क्या होगा। तो अगर आपको याद होगा तो इंटरनल वाला ग्राफ और एक्सटर्नल वाला ग्राफ हमने ये बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड और आर से अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो इंटरनल में जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और एक्सटर्नल में जो है जिस समय वो सरफेस पे आ जाएगा उसके बाद वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ होगा। एंड दिस इज व्हाट इट इज। फर्स्ट यू आर हैविंग बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर इनसाइड इट इज, and be inversely proportional for this one. So this is the graph I discussed over there in the rapid revision class for that electric current magnetic effect वाले के चैप्टर में, आप बायो सावर्ट एम्पियर्स लॉ वाले चैप्टर में आपको याद होगा ये चीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग दैट 15th। This is electron proton alpha particle moving with the same kinetic energy, moving with the kinetic energy 4k, k and 2k respectively, relation between the de Broglie wavelength. तो de Broglie wavelength जो होता है that we are having that lambda is equal to h by mv. This is what we are having, de Broglie wavelength h by p. तो यहाँ पे इसको अगर हमें चेंज, mv is what we can say, this is momentum h by p it is. So how we can relate this h by, this is in terms of kinetic energy it will be 2mk. और de Broglie वेवलेंथ से तो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पिछले जनवरी सेशन में भी पूछा गया था। दिस इज हाउ मच इंपॉर्टेंट, यू कैन सी दिस de Broglie वेवलेंथ रिलेशन, यू कैन हैव दिस ओनली। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि अल्फा और जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है इसमें क्या अंतर है। जब भी हम बात करेंगे अल्फा का, इसका मास और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो चार्ज जो होगा वो कैसे यूज करेंगे। तो इस केस में मास जो यहाँ पे है और ये काइनेटिक एनर्जी है, तो मास ऑफ अल्फा अगर हम बात करेंगे तो इट इज 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, दैट्स इट। और काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में कि आपको इलेक्ट्रॉन का जो है 4k है, अल्फा प्रोटॉन का कितना है k है, और अल्फा का कितना है 2k है। तो जब हम अल्फा की बात करेंगे उसके लिए मास इसको यूज करेंगे और काइनेटिक एनर्जी इसको यूज करेंगे। देन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए आप सिंपली इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहाँ पे इसके लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम यूज करेंगे तो दिस इज व्हाट mass of electron will be, you can consider this is to be 1.6 into 10 to the power of it is 9.1, it is 9.1 into 10 to the power of minus 31 kg। इसको हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करेंगे। और अगर हम प्रोटॉन को यूज करेंगे तो इस केस में मास ऑफ प्रोटॉन को mp ही रखेंगे, mp ही रखेंगे। अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कंपेरिजन करें यहाँ पे, तो you can consider it to be almost there is difference between mass of electron and mass of proton, but यहाँ पे जो आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो let's see it is how we can calculate this। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे h divided by 2m and then divided by 2000, this is the mass of electron and proton ratio में ये रिलेशन है। यहाँ पे मास हम प्रोटॉन को मान लेते हैं, and then the kinetic energy it is 4k root under, this is what, then the it is for proton, if I'll write this is to be h, and then it is 2m, and the kinetic energy it is k, so this is what it is। and for alpha, what will be alpha, alpha lambda will be it is h divided by 2, और मास के लिए यहाँ पे हम लोग 4m को कंसीडर करेंगे और kinetic energy इसका 2k दिया हुआ है। this what you can, and now you can see that what will be the ratio, which one is greater here it is। so lambda जो है इलेक्ट्रॉन का ग्रेटर होगा किससे, प्रोटॉन से, फिर अल्फा से। दिस इज व्हाट, ऐसे हम लोग इस चीज को भी डिनोट कर सकते, क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन थोड़ा सा अलग अलग था तो डायरेक्ट हम इस चीज को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे। बट लैम्डा मास और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लिया हुआ, तो जिसका m इंटू के रेशियो ज्यादा होगा, m इंटू के रेशियो जिसका ज्यादा होगा उसका लैम्डा कम होगा। दिस यू कैन अप्लाई and that on the basis of that, because h by 2 जो है ये तो कांस्टेंट ही है, तो m into k रेशियो, m means mass, k means kinetic energy, तो जिसका मास टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, ज्यादा ग्रेटर होगा, उसका लैम्डा वैल्यू कम हो जाएगा। दैट इज व्हाट इट इज। दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ R1 एंड R2, इट इज गिवन टू यू, and this is error kind of, find the percentage error in equivalent resistance R1 R2 connected in parallel। ये क्वेश्चन पहले भी कहीं देखा हुआ, पूछा हुआ लग रहा है आपको, तो एरर वाले केस में अगर आपने देखा हो इस चीज को तो ठीक है, बट अदरवाइज इट इज इन पैरेलल, सो 1 by R इक्विवेलेंट वी कैन गो फॉर, इट इज 1 by R1 plus 1 by R2, और इसके बेसिस पे हम लोग R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। यहाँ पे it is R1 R2 divided by R1 plus of R2, this is what we can calculate on the basis of this one। Now you can see here it is after getting this R equivalent value, how much we are having R1 R2 यहाँ पे कितना दिया हुआ है,
तो R1 R2 आप देखिए, जो ये है ये R1 मान लेते हैं और ये R2, तो 10 और 15 है, 15 और 10 है, तो दिस इज 15 और 10 मल्टीप्लीकेशन इज 150 डिवाइडेड बाय एडिशन, इट विल बी 15 and 10 it will, so it is 6 ohm. 6 ohm is the R equivalent value we are getting. अब आप अगर इसको एरर वाले मेथड को यूज करते हैं यहाँ पे, तो what we are having DR equivalent, DR means elemental change in equivalent resistance, that will be, and then R equivalent square, this will be DR1 by R1 square. Then we are having, हम लोग ऐड करेंगे हमेशा एरर को निकालने के लिए। आप बोलेंगे सर माइनस क्यों नहीं लिया, तो जब भी हम एडिशन करेंगे तो उस केस में ऐड करेंगे। मैक्सिमम आपको एरर निकालना होता है तो मैक्सिमम के केस में हम ऐड ही करेंगे, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो चाहे वो डिवीजन हो, कोई भी केस हो हम ऐड करेंगे, उसमें सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो दिस विल बी, यू आर हैविंग दिस वन। नाउ यू कैन सी व्हाट वी कैन डू हियर, डी आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, एंड दिस विल बी व्हाट इट विल बी। आर इक्विवेलेंट को एक हमने इधर से इधर कर दिया, जो कि ये जो रेशियो होगा दिस इज डी आर इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट, ये किस में हो जाएगा, यही तो एरर पूछ रहा है आपको, किस में, जो आर इक्विवेलेंट होगा उसमें। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे पहले जो टू इंफॉर्मेशन दिया हुआ था उसके बेसिस पे हम ये निकाल लेंगे और यहाँ पे यूज करेंगे, एंड देन दिस इज डी आर वन बाय आर वन स्क्वायर, देन दिस इज डी आर टू बाय आर टू स्क्वायर। अब दूसरे केस के जो दूसरे दिन का जो एग्जाम हो सकता है उसमें सीरीज में यही चीज पूछा जा सकता है, तो आर इक्विवेलेंट आप उसमें यूज करोगे R1 plus R2. It is what I have written here, 1 by R1. This is for parallel combination we can write, and then we'll be having this kind of information. अब इस केस में आप देखिए R equivalent हमारे पास 6 है। अब जो पहला DR1 है, DR1 आप क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ, दिस इज 0.5, so what we can write it is 0.5, और उसके लिए रेजिस्टेंस क्या है 15, तो ये हो गया आपका 0.5 डिवाइडेड बाय 15 का स्क्वायर। देन दूसरे जो रेजिस्टेंस है उसके लिए क्या दिया हुआ है, इट इज 0.5 ओनली, so it is also 0.5, तो इसके लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या रखें, इसके लिए 10 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, दैट विल गिव यू द रिलेटिव परसेंटेज एरर इन केस ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हियर इट इज। सो इट वाज आस्क यू फाइंड द परसेंटेज एरर इन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट एरर जो रेजिस्टेंस होगा उसमें परसेंटेज एरर क्या होगा, दिस इज व्हाट जो आ रहा है यहाँ वैल्यू, इसको आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल गिव यू the percentage। इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे because this is relative error only, and after that you will be getting percentage error. I hope it is clear. Now next question, you are having the two identical current carrying coil with the same center are placed with their planes perpendicular to the each other, and if I is √2 and the radius is 1 meter, magnetic field at the center will be what। तो इसमें ये चीज दिया हुआ है कि दो कॉइल है और वो दोनों कॉइल एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर के केस में निकालेंगे तो दिस इज व्हाट इट इज B1 स्क्वायर एंड B2 स्क्वायर, दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे और दोनों का अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेंथ, दिस इज व्हाट इट इज गिवन टू आइडेंटिकल करंट कैरिंग कॉइल, it is identical current carrying coil with the same center are placed with their planes perpendicular to each other। तो इस केस को समझने के लिए आप समझिए कि ये आइडेंटिकल कॉइल है, इस तरह से इसका ये सेंटर है और एक दूसरा कॉइल हम आइडेंटिकल ले रहे हैं इस तरीके से ये, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड एक B1 है B2 है, जो कि दोनों में, अब एक हॉरिजॉन्टल कॉइल ले लो एक वर्टिकल कॉइल ले लो और दोनों के सेंटर को कोइंसाइड करा दो, सेम सेंटर हो गया। और इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो जो हॉरिजॉन्टल कॉइल है इस केस में उसके कारण से अगर मान लेते हैं करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप हो गया, और जो वर्टिकल प्लेन होगा इसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होगा वो मान लेते हैं कि इस तरफ है। तो यहाँ पे B1 और B2 जो आपका हो रहा है, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा दिस विल बी, और B1 और B2 में कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा। B1 और B2 में चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि करंट सेम है, रेडियस सेम है, तो B जो सेंटर पे हम लोग निकालते हैं इट इज जस्ट μ0I/2r, और इसके बेसिस पे B का वैल्यू आ जाएगा, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग B1 और B2, और यहाँ से B जो आएगा दिस इज √2B। तो जो आप लिखोगे यहाँ पे दिस इज B1 स्क्वायर देन B2 स्क्वायर एंड इसका रूट निकाल लेंगे और इसके बेसिस पे हम लोग B1 एंड B2 आई एम अज्यूमिंग हियर दैट इज सेम, इट इज B1 इज इक्वल टू B2 एंड दिस इज व्हाट लेट्स सपोज B इट इज, तो यहाँ पे √2 टाइम्स ऑफ B हो जाएगा, दिस इज B नेट यू कैन राइट। अब तो कुछ है ही नहीं, B इसका वैल्यू आपको यहाँ रखना था, दैट इज द सिंपली क्वेश्चन इट इज आस्क यू। सो ये क्वेश्चन भी
एक तो वेक्टर का एप्लीकेशन था, दूसरा आपको बायो सावर्ट लॉ में हमने आपको बताया था कि जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं उसका क्या वैल्यू होगा। तो आई होप इट विल बी, वंस यू कैलकुलेट इट, दिस ए विल बी द आंसर। Next, you are having if the length of conductor increased by 20% and the cross-section area of the decreased by cross-section area is decreased by 4%, find the percentage change in the resistance of the conductor. तो जब भी हम रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर की बात करते हैं, इट इज रो एल बाय ए। अब रो इज कांस्टेंट, एल को चेंज कर रहे हैं, एरिया को चेंज कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली यू कैन से दैट इफ रेजिस्टेंस चेंज वैल्यू, तो रेजिस्टेंस में लेंथ को कितना चेंज किया है, इंक्रीज किया है, कितना 20% से, तो वी कैन राइट दिस रो इज द सेम वैल्यू and then you have 1.2 times of L. This is what the new length it is, and area of cross section is decreased by 4%. तो area of cross section अगर हम 4% से decrease कर रहे हैं तो what it will be? It will be 0.96 times of A. This is the resistance new thing, new it will be. तो इन दोनों को अगर आप relate कर पाओ तो यहाँ पे this you can write here, it is 1.2 divided by 0.96 then rho L by A, and rho L by is nothing but the initial resistance value. तो इसको बस कैलकुलेट करना है। Here you can see it will be 20 and this will be 10. So this is what we are having, 120 divided by 96. So 96 से अगर 120 में हम लोग डिवाइड करेंगे, it is almost 1.25 and then it is R. This what we are having. तो 1.25 R का मतलब हो गया कि रेजिस्टेंस जो न्यू आ रहा है वो कितना बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है आपका 25% से। And the last question which I mentioned here, that this is 19th question, that car is moving with a speed 15 meters per second towards a stationary wall, and a person in the car press horn on and experience the change in frequency. It is 240 hertz and the reflection from the stationary wall. Then find the frequency of horn using this one. तो ये आपका जो कंसेप्ट हमने पढ़ाया था आपको, और रिवीजन वीडियो में आपने साउंड वाले केस में देखा होगा कि डॉपलर इफेक्ट है जिसमें हम लोग एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो फ्रीक्वेंसी एक्चुअल है और इसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड को हमने फ्रीज किया था, और जो ऊपर वाला टर्म था इसमें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर था। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर जो बैठा है वो तो कार में ही बैठा हुआ है, तो उसी का स्पीड इसमें एड अप हो जाएगा। और इस केस में जो हो रहा है कि ये दूसरा पार्ट जो इसमें दिया हुआ है कि जो सोर्स है आपका, दिस इज कार इज मूविंग विथ स्पीड, तो कार मूव कर रहा है टुवर्ड्स स्टेशनरी वॉल। वॉल जो है वो स्टेशनरी है, ठीक है। तो जैसे जैसे वो उधर जाएगा तो वॉल और कार के बीच का डिस्टेंस घटेगा, तो जो कार में बैठा हुआ आदमी है उसी को अगर उसका हॉर्न सुनाई देगा तो इट विल बी लाइक व्हाट यू कैन से, ऑब्जर्वर इज इन देयर ओनली, सो उसको ज्यादा साउंड सुनाई देगा। जैसे जैसे उन दोनों के बीच का ये स्पीड ये घटेगा, डिस्टेंस घटेगा। ए पर्सन in the car press the horn and experience the change in frequency of 40 hertz due to the reflection from the stationary। तो यहाँ पे अगर इस चीज को रिफ्लेक्शन के कारण से जो आएगा, इस केस में ऊपर वाले केस में हमने प्लस किया, क्यों? क्योंकि ज्यादा अपरेंट सुनेगा, और नीचे वाले केस में माइनस होगा, क्यों? क्योंकि जो दोनों के बीच का मोशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी साउंड जिधर आ रहा है और जो ऑब्जर्वर जा रहा है वो एक दूसरे के अपोजिट में है, तो डिनोमिनेटर फैक्टर में माइनस ही होगा। And this is what it is, the velocity of car you have to here assume the, इसके बेसिस पे आप सारे डेटा को आप भरोगे and you will be getting the result। It is this frequency, let's suppose I am considering the frequency, it is f, and the speed जो दिया हुआ है साउंड का वो 330 है, फिर कार का कितना दिया हुआ है 15 है, then again it will be 330 minus of 15, और इसके बेसिस पे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर में 345 हो रहा है और नीचे में जो है आपका 315 हो रहा है, दिस इज। और जो नेचुरल इसका फ्रीक्वेंसी है ये आपका आ रहा है इसका टाइम्स इनटू एफ, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एफ एपरेंट। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। व्हाट डज इट मीन? जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है इसको सुनाई दे रहा है, और इससे अगर हम जो फ्रीक्वेंसी इसका था पहले सोर्स का, ये डिफरेंस जो है दिस इज गिवन टू यू 40। यहाँ पे बच्चे जो है कंफ्यूज होंगे कि ये क्या दे दिया है, क्योंकि एपरेंट जो पार्ट हमने निकाला इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उनके बीच में और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो डिफरेंस यहाँ पे दे रखा था, और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। एंड आई होप इट विल बी इजियर फॉर यू टू सॉल्व। वंस यू सॉल्व दिस वन, द फ्रीक्वेंसी व्हाट वी विल गेट हियर, इट विल बी 420 हर्ट्ज।
So this is all about the today's video. इस वीडियो में हम लोगों ने 2023 के अप्रैल सेशन यानी सेकंड सेशन के जो जनवरी पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कुछ आए हैं, क्योंकि आज 7 अप्रैल ही है, उसको डिस्कस किया गया है. आई होप इट विल बी ओके फॉर यू or those students who are going to write from today or maybe till 12-15th the JEE Main exam will be. So every day you'll be getting the some kind of questions and answer for the JEE Main question which is getting asked here. Okay, thank you.